DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night. We do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं कुछ नेताओं को, से ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए, भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे। ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है ही इज रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान से जंग में तारीखी शिकस्त के बाद भारत को अपने ही मुल्क में एक संगीन सियासी जंग का सामना है। पाकिस्तान से भारत को ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई कि मोदी गवर्नमेंट ने इस मामले पर तकरीबन 3 माह पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की हिम्मत ही नहीं की। अब पिछले 2 दिनों से लोकसभा में धमाचौकड़ी मची हुई है। पहलगाम में सिक्योरिटी नाकामी और पाकिस्तान से जंग में पसपाई पर अपोजिशन मोदी गवर्नमेंट पर चढ़ दौड़ी है और बीजेपी सरकार से कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। इंडियन मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से जंग में शिकस्त के बार एतराफ़ के बाद मोदी जी ने खामोशी तो तोड़ दी है, लेकिन राफेल समेत 6 जंगी जहाज गिरने पर वो चुप साधे हुए हैं। और जब अपोजिशन ने जंगबंदी के लिए भारत की अमेरिका से मिन्नत समाजत की बात की तो जैसे नरेंद्र मोदी शदीद बौखला गए। पहले उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी लीडर ने भारत को ऑपरेशन रोकने का नहीं कहा और फिर अगले ही लम्हे मोदी जी को याद आया कि 9 मई की रात को अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने फोन कॉल पर उन्हें बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। भारतीय वजीर आजम के इन खोखले दावों को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सदर ट्रंप ने 29वीं बार मोदी जी को याद दिलाया कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। India's been, they're my friends and he's my friend, and you know the end of the war with Pakistan at my request, and it was great, and Pakistan did also, you know, we did a lot of great settlements. पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने भी अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान वाजे किया कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान से कहा था कि इंडिया सीज फायर चाहता है। 10th of May, it was around 7:45 AM Pakistan time. I had a call from Secretary Rubio between 8:15 and 8:20. India is ready to cease fire. Are you ready? I said, we never wanted to stop. And Secretary Rubio told me that I'm going to confirm to Jay Shankar your acceptance of the ceasefire, and there will be very soon a dialogue between the two at a neutral place. We are waiting for that. लगता है कि मोदी जी पार्लियामेंट के शोर में ये भूल गए कि सदर ट्रंप और इसहाक डार ही नहीं बल्कि उनके अपने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी मानते हैं कि अमेरिका ने सीज फायर कराया, वरना मोदी कहते क्यों नहीं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire. पाकिस्तान और इंडिया की जंग का फैसला तो मोरिख जब लिखेगा सो लिखेगा। मोदी गवर्नमेंट को ये याद रखना चाहिए कि उसकी अपनी मिलिट्री लीडरशिप अपनी शिकस्त का बार बार एतराफ़ कर चुकी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन जो हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने एक पब्लिक इंटरव्यू में एक पब्लिक पोजीशन ली और जिसमें कि उन्होंने ये कंसीड किया, कन्फेस किया, नॉलेज किया कि इस जंग में भारत का नुकसान हुआ, उसके फाइटर जेट्स गिरे। ये ऑफ द कफ रिमार्क्स तो नहीं था ना, ये आई गेस कि ये एक हिकमत अमली का स्ट्रेटजी का हिस्सा था, क्योंकि एक जानिब जो सीनियर पॉलिटिशियन है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि 5 जेट्स जो है वो हमारे डाउन हुए और इन्होंने नंबर्स दिए बगैर ये बात की। तो ये इंडिया की एक सोची समझी हिकमत अमली थी, स्ट्रेटजी थी या हिकमत थी कि अब दुनिया के सामने इसको कन्फेस कर लिया जाए, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है सर? ये जो CDS ने अभी एक्सेप्ट किया कि उनके जहाज गिरे हैं, नंबर नहीं उन्होंने इन बिटवीन द लाइंस मतलब क्लैरिटी उन्होंने दे दी इसको कि हाँ एयरक्राफ्ट के लॉसेस थे, और ये भी कहा उन्होंने कि हमने फिर वो गलती दूर की। तो गलती उसी वक्त तो दूर नहीं हुई, वो 2 दिन उनको ग्राउंड करना पड़ा IAF के सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स को, ये भी सब पता चल गया उसे। आपके पहले जो प्रोग्राम था तो उसमें आपने भी कोट किया कि CNN ने क्या कहा है, एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने फ्रांस से क्या कहा है, राफेल बनाने वाले डिसॉल्ट ने क्या स्टेटमेंट दी है। तो पहले 2-3 दिन तो ये चलता रहा कि जहाज गिरे हैं। अगर आपने क्रिटिकली यकीनन आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में, तो जो वेस्ट में लिखा जा रहा है उसमें साथ लिख रहे हैं कि राफेल गिरे हैं लेकिन अब तक अनवेरीफाइड है। वो अनवेरीफाइड क्यों कह रहे हैं? देखिए, दुनिया में फॉसिल फ्यूल से और बाकी ट्रेड जितनी है उसके पूरे स्पेक्ट्रम में जितनी मर्जी फाइनेंशियल गेन्स हों एक स्टेट को, लेकिन जो डिफेंस इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स में गेन्स हैं उसका तो कोई मुकाबला नहीं है कहीं। तो वेस्ट से जो अभी अनवेरीफाइड कहना शुरू कर दिया है कुछ जगहों से जो आवाज़ें आ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एक प्रोडक्ट वेस्ट की तरफ से जो शो केस हो गया था राफेल 5th जनरेशन स्मार्टेस्ट एयरक्राफ्ट, उसकी कैपेसिटी को लोग अंडरमाइन करें और उसका बिजनेस ही रुक जाए। अच्छा, अभी देखें, अगर आपने वो स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरी हो जो ताइवान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी गौर से इस कॉन्फ्लिक्ट को देखा है और हमें ये लगता है कि हमारे पास कोई हल, कोई सोल्यूशन, कोई ऑप्शन नहीं है फेस कर सके हम J-10C। तो इम्पैक्ट इस वॉर का कहां पे? तो जो दुनिया में वेस्ट की डोमिनेंस है डिफेंस प्रोडक्शन में और डिफेंस सेल्स में, ये कॉन्फ्लिक्ट उसको बड़ी बुरी तरह हिट करती है। तो इसलिए उधर थोड़ा सा अभी भी कॉशियसली ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि ये जहाज गिरे थे, लेकिन जो रिजल्ट इसके हैं वो रीजन में और बियॉन्ड द रीजन और इंडिया के अंदर से अब सारी जगह से आवाजें आने लगी हैं। देखिए, आपने 2 कोट कर दिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है और एक हाईएस्ट रैंक है उनका आर्म फोर्सेस का, लेकिन उसकी निचली सतह पे देखें, अक्रॉस द सोसाइटल डिवाइड हर जगह से वो स्टेटमेंट आ रही हैं कि क्लियर मिलिट्री विक्ट्री है पाकिस्तान की साइड पे और इंडिया को लॉसेस हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम मोदी राफेल समेत 6 जंगी जहाजों की तबाही पर चुप साधे हुए हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये इकरार किया कि अगर उनके मशवरे पर अमल होता तो इंडिया के 5 जहाज ना गिरते। कैप्टन शिव कुमार, डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. So the point is, aircraft were lost. Anil Chauhan ji कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज नाकामी और जग हसाई से बचने के लिए अब भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम से नए जंगी शोशे का ऐलान किया है।
वजीर आजम मोदी ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। मोदी जी अपनी हुकूमत बचाने और मायूसी छुपाने के लिए चाहे कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट से काम लिया और अपने फुल स्पेक्ट्रम को अप्लाई नहीं किया। सारी दुनिया ने उसको देखा कि हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं। बाज़ लोग इंडिया में इसको कहते हैं कि वी हैव कॉल्ड पाकिस्तान से न्यूक्लियर ब्लफ, और हमने एयरफोर्स बेसिस पे अटैक किया। उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान ने अपना जो अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं फुल स्पेक्ट्रम वो अप्लाई नहीं किए, उसको इस्तेमाल नहीं किया। इसका क्या जवाब है सर? जी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इशू ये है कि कुछ वेस्टर्न मीडिया से बातचीत चलना शुरू हुई कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिसके बाद पता चला कि ये कॉन्फ्लिक्ट डेंजरस साइड पे एस्केलेट हो रही है, मींस न्यूक्लियर की तरफ जा रही है। इंडिया से खबरें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल यूज किया, और शाहीन मिसाइल की क्या कैपेसिटी है, वो उसकी बेसिक कैपेबिलिटी क्या है, वो सबको पता है। लेकिन ऑफिशियली फिर खुद उन्होंने कह दिया ऑफिशियली कि नहीं, कोई शाहीन मिसाइल यूज नहीं हुआ। उनके उस तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स आई और हमारी तरफ से भी क्लियरली आई। अभी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी इस पर बड़ी क्लियरली बात की कि कोई ऐसे न्यूक्लियर कोई जो फोर्सेज हैं या उनके अलर्ट लेवल्स में या उनकी कॉन्फ्लिक्ट में किसी तरह की भी पार्टिसिपेशन की कोई एविडेंस किसी के पास कहीं नहीं है। तो ये तो एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट थी जिसको कन्वेंशनली इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल कर लिया कि उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं थी। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि उन्होंने हमारे 4 बेसेस हिट किए, ये बिल्कुल ठीक है, नूर खान बेस शामिल। तो क्या पाकिस्तान ने 4 के जवाब में 26 बेसेस हिट नहीं किए उनके? तो जब कन्वेंशनली आप इतना स्ट्रॉन्ग जवाब दे दें कि दूसरी तरफ ब्रेक्स लग जाएं और दुनिया भी एकदम अलार्म हो जाए, तो दूसरी तरफ जाने की जरूरत क्या है? अब अगर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो कहते रहे कि वी हैव कॉल्ड पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ, तो कहते रहे, इसको कोई यकीन तो नहीं करेगा। पूरी दुनिया जानती है कि किसी आलमी फोरम में भारत के नैरेटिव को पजीराई नहीं मिली। G20 का इजलास हो, G7 समिट हो, ब्रिक्स का फोरम हो, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो या क्वाड का अलायंस हो, कहीं भी भारत को वक़्त नहीं मिली। लेकिन मोदी जी के हौसले बल के ढिठाई को दाद देना पड़ेगी, जिनका मानना है कि पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूँ। 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला। शायद मोदी जी भूल गए कि अमेरिका, चाइना और यूरोपीय ममालिक ही नहीं बल्कि इंडिया के मुआशी इत्तेहादी सऊदी अरब और ईरान भी पाकिस्तान के साथ थे। विशाल साहब, एक हमें ये भी तो मैनेज करना होगा कि जाहिर है कि अब यूएस का इतना बड़ा रोल रहा है सीज फायर में। इस तरह का सीज फायर हो जाना, फिर उसको एग्री करना, इसमें हमने 2 और पावर्स जो थी रीजनल पावर्स, उनका बड़ा डायरेक्ट रोल देखा, ईरान और सऊदी अरेबिया। तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि ये यूएस का रोल, और फिर 2 रीजनल पावर्स जो हैं जो कि ऑपोजिट एंड पर हैं, मगर वो भी बहुत ही सीरियसली इसमें इन्वॉल्व थी, और दोनों का इन्फ्लुएंस है इंडिया पर भी और जाहिर है कि पाकिस्तान पे भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर लूं, जो आदिल जुबैर हैं उनका एक अमेरिकन कनेक्शन भी था कि पहले दिल्ली गए, फिर इस्लामाबाद आए, और फिर उन्होंने, आपको याद होगा खबरों में आया कि उन्होंने बराह रास्त मार्को रूबियो से बात की, यानी कि उनके जो रिजल्ट्स थे उनकी गुफ्तगू के उन्होंने उनको बताए दी। तो इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया के पीछे अमेरिका का भी आशीर्वाद थी कि जनाब आप जाएं, आप मामला ठीक करें, क्योंकि सऊदी अरेबिया का बड़ा एक कलीदी किरदार है अमेरिकन स्ट्रेटेजी में, मुस्लिम दुनिया में भी और हमारे खित्ते में भी। तो ये एक बड़ी मुस्बत बात हुई है। इसका मतलब है कि ये हमारे दोस्त जो हैं ये पूरा वजन डाल रहे हैं। और याद रखें कि मोदी अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो ट्रंप को डिफाई करे। तो ट्रंप ने अपना प्रेस्टीज डाल दिया, उसका सारा प्रेस्टीज, उसका सारा कि जी मैं पीस मेकर हूं, मेरी फतह हुई है फॉरेन पॉलिसी में, मैंने देखो जी इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग रोक दी है,
वो तो ये क्लेम करेगा ना कल को, ये तो लड़ने वाले थे, न्यूक्लियर धमाका होने वाला था, मैंने वो बचा लिया। तो वो इस वक्त ये बड़ी अच्छी बात हुई है, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि ट्रंप एक स्टेक होल्डर बन गया है इन द साउथ एशियन पीस प्रोसेस। पाकिस्तान का मौकफ प्रिवेल कर गया और मैं समझता हूं कि ये एक हमारे लिए डिप्लोमेटिक फतह है कि हमने जवाबी कार्रवाई भी की, मुंह तोड़ जवाब भी दिया हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को अपने ठिकाने लगा दिया, और एक बराबरी की बुनियाद पर अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बगैर साइड लेने से एक सीज फायर कराया। ये तो तारीखी डेवलपमेंट है और मैं सदर ट्रंप को मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला भारतीय सिफारती तन्हाई का एतराफ किया। उन्होंने सवाल किया कि सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ थी और भारत की फॉरेन पॉलिसी को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड पे रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता है जो हमारे साथ है, लेकिन नहीं गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान के प्रोएक्टिव स्टांस ने इस्लामाबाद को सिफारती महाज पर फायदा पहुंचाया और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के मनगढ़ंत इल्जामात की वजह से इंडिया डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो गया। एक ये जो पूरा माहौल बना, जो जंग हुआ और जंग में जो नताइज आए, उसके बाद जो दुनिया का रवैया रहा डिप्लोमेटिकली, तो भारत आइसोलेट हुआ ना। खास तौर पर पाकिस्तान ने जब एक इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में कोई भारत का हमनवा नहीं है, फिर पाकिस्तान ने जब कहा कि पहलगाम की न्यूट्रल और एक इंटरनेशनल और एक प्रोफेशनल आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करा लें, उसमें पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया, यूरोपियन यूनियन ने दिया, सब ने पाकिस्तान का साथ दिया। फिर अमेरिका का ये रवैया जो अब हम देख रहे हैं, नताइज, ये सारी चीजें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हालिया वाकयात ने कश्मीर को ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बना दिया है। अब पूरी दुनिया में जो इम्पोर्टेंट इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जिसकी बात हो रही है उसमें कश्मीर सर फहरिस्त भी नजर आता है। इंडिया में जाहिर है इस मामले पे एक अफरा तफरी मची हुई है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट बादशाह? यही तो देखिए सारा मामला है। मुझे खुद, आप यकीन जानिए, मैं खुद भी बहुत एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि हैरान हूं, क्योंकि भारत की सफारतकारी में इस कदर जो गैप्स नजर आ रहे हैं मुझे इससे पहले कभी नजर नहीं आए। एक तरह आपको भारत की बौखलाहट का अंदाजा होता है कि किस तरह वो समझते हैं कि उनका जो नैरेटिव था पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, वो दुनिया ने बिल्कुल नहीं उसको माना, उसको सब्सक्राइब नहीं किया, बल्कि उसको झुटला दिया। क्योंकि आप देखिए कोई भी स्टेटमेंट अभी तक ये नहीं इशू हुई, किसी ममालिक ने, किसी मुल्क ने भी नहीं की कि पाकिस्तान को कंडेम किया हो या इस वाक़े की जिम्मेदारी इवन इनडायरेक्टली भी पाकिस्तान पर डाली हो। तो ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान को एक ही उस लिहाज से इक्वेट उन्होंने कर दिया कि दोनों ग्रेट पावर्स हैं, दोनों के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी उसके बारे में बहुत से भारत के अंदर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। दूसरी बात, जो भारत कोशिश करता रहा है पिछले कई सालों से, अगर आप देखिए तो प्रेसिडेंट क्लिंटन का जो विजिट हुआ था 2000 में, उस वक्त से कोशिश हो रहा है कि पाकिस्तान को अपने आप से डीहाइफनेट करे। अब उनके चाहते ना चाहते पाकिस्तान और भारत रीहाइफनेट हो गए हैं। हालांकि हमारे लिए भी कोई खुशी की बात नहीं है कि हम भारत के साथ रीहाइफनेट हों, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने बहुत कोशिश की कि जी हम तो एक बहुत बड़ा मुल्क हैं, पाकिस्तान कहाँ, हम कहाँ। तो ये पाकिस्तान और भारत की रीहाइफनेशन बनती नहीं है। तो एक ये मामला भी हो गया इस सारी स्कर्मिश या कॉन्फ्लिक्ट से। और फिर तीसरा जो उनके लिए परेशान कुन बात हुई है वो कश्मीर के मामले में हुई है। चाहते न चाहते भी जम्मू और कश्मीर सेंटर स्टेज पे आ गया और इस वक्त दुनिया बात कर रही है कि अगर साउथ एशिया में कोई मामला है, कोई तनाज़ा है, तो जम्मू और कश्मीर का है और उसका हल होना बहुत जरूरी है। तो अब मेरे ख्याल में भारत इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है जहां डिप्लोमेटिकली उनके लिए सुख की है। अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट चाहे झूठ के कितने ही पहाड़ खड़े कर लें, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाक भारत जंग का नतीजा 6-0 रहा। भारत को जंग के लम्हात में भी और सीज फायर के दौरान भी रुसवाई का सामना करना पड़ा।